प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज में आज हम लोग पॉलिटी का डिस्कशन करेंगे। आज के शेड्यूल में टुडे इज मंडे, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटी एंड गवर्नेंस इश्यू एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, the Indian Constitution guarantees the fundamental rights to both individuals and communities. However, in recent years, Indian judiciary has given more primacy to the individual rights over community rights. Do you agree with the view? Justify your answer with the suitable examples. Okay? So the question is कि जो fundamental rights हैं, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करता है, संरक्षित करता है, देता है किसको? फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, व्यक्ति एवं समुदाय दोनों को देता है। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में न्यायालय के निर्णयों को अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि भारतीय न्यायपालिका ने सामुदायिक अधिकारों के स्थान पर व्यक्तिगत अधिकारों को अधिक महत्व दिया है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? और अगर आप सहमत हैं तो जो भी आपका सहमति या असहमति है उसको आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, सुटेबल एग्जांपल्स भी देने हैं। नाउ द क्वेश्चन इज करेक्ट। क्लियर है सबको? ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आंसर। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप सिंपल फंडामेंटल राइट्स क्या है ये समझा दीजिए, क्यों दिए गए फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स इसलिए दिए गए हैं कि स्टेट कोई आर्बिट्ररी एक्शन और डिस्क्रिशनरी पावर्स का मिसयूज ना करके नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, इसको ऐसे देखिए, प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट. It makes a strong commitment to promoting well-being of all citizens without any discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, gender, whatever. तो the thing is, ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपने दे दिया कि हमें फंडामेंटल राइट्स की जरूरत क्यों पड़ी और वो वास्तव में क्या इंश्योर कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के उस पार्ट पर जहां वो कह रहा है कि ये इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज दोनों के लिए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का को अगर हम देखें तो वास्तव में फंडामेंटल राइट्स, कुछ राइट्स इंडिविजुअल्स के लिए हैं और कुछ राइट्स कम्युनिटी के लिए हैं। तो इसको हम क्लासिफाई कर देते हैं कि इंडिविजुअल्स को क्या राइट मिलने हैं और कम्युनिटी को क्या राइट मिलने हैं। तो आर्टिकल 14 to 18 जो राइट टू इक्वालिटी है और जो राइट टू फ्रीडम है 19 to 22, ठीक है, यानी कि अगर हम मोटे तौर पर कहें 14 से 22 तक जितने भी राइट्स हैं वो सब इंडिविजुअल लेवल पर अवेलेबल हैं, जबकि जो कम्युनिटी को दिए गए हैं, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं। ठीक है, मोटे तौर पर अगर हम कहें तो 25 से लेकर 30 तक जो राइट्स हैं वो सब कम्युनिटी राइट्स हैं, मतलब एक समुदाय को दिए गए अधिकार हैं। अल्पसंख्यकों के संबंधित अधिकार जितने भी हैं वो सब बेसिकली धर्म के से रिलेटेड अधिकार जो भी है, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार जो कुछ भी है, ये सामुदायिक है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पर जहां क्वेश्चन ये कह रहा है कि recently in nowadays the court has have more tendency towards protecting the individual rights irrespective of community rights. ठीक है, तो आप इस बात को हल्का सा कोट कर दीजिए कि recent development and dynamics of society and polity in the nation and pronouncement of judicial decisions over the issues related to fundamental right, it appears that Indian judiciary has given more primacy to individual rights over the कम्युनिटी राइट्स। ठीक है, अब आप चूंकि उसका आपको जस्टिफाई भी करना है कि ऐसा क्यों है और आपके पास क्या एग्जांपल है, तो हम उसको एग्जांपल देते हैं जहां पर इंडिविजुअल राइट्स को फोकस किया गया है। सबसे पहले जैसे सबरीमाला केस था, ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो सबरीमाला केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल डिग्निटी, इंडिविजुअल राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रेफरेंस दिया बजाय इसके इंडिविजुअल राइट टू वुमेन, राइट ऑफ वुमेन टू फॉर इक्वालिटी, इन सब को प्रेफरेंस दिया बजाय कि उस कम्युनिटी के जो भी राइट्स थे अपने रिलीजियस ग्रुप के लिए। ठीक है, तो यहां से ये प्रूव करते हैं कि इंडिविजुअल राइट्स को ज्यादा महत्व है। दूसरा आधार केस है। आधार केस वो जो आपका पुट्टू स्वामी केस भी था, राइट टू प्राइवेसी का मामला है। तो सरकार क्या कह रही है, राइट टू प्राइवेसी को ज्यादा महत्व दे रही है और इंडिविजुअल राइट्स को कम महत्व दे और कम्युनिटी राइट्स को, जो गवर्नमेंट की तरफ से राइट्स हैं, उनको ज्यादा महत्व नहीं दे रही है। तो वो कह रही है कि राइट टू प्राइवेसी, एक सेकेंड,
ठीक है। तो आधार केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने कहा कि ये प्राइवेसी का मामला है, इसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये मैंडेटरी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक तरीके से इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आधार के द्वारा। और उन्होंने क्या कहा, पुट्टास्वामी के 3 लेवल लिटमस टेस्ट को जजमेंट में इंक्लूड किया, तो यहाँ पर भी प्राइमेसी टू द इंडिविजुअल राइट हो गया। उसके बाद भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन केस था, जो हाजी अली दरगाह का केस था, वहां पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, इंडिविजुअल राइट टू वुमेन इन द एंट्री ऑफ दरगाह किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, कम्युनिटी के राइट्स नहीं, इंडिविजुअल राइट एंड डिग्निटी ऑफ द वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड शी कैन विजिट टू द रिलीजियस प्लेसेस। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिपल तलाक का जजमेंट है, ये भी आप देखिए उस समुदाय की जो मान्यताएं हैं और जो परंपराएं हैं, जो उनके अपने सो कॉल्ड लॉज हैं, उनको वो नहीं मान करके इंडिविजुअल के फेवर में, मुस्लिम वुमेन के फेवर में ये डिसीजन दिया गया, क्योंकि यहाँ पर मामला इंडिविजुअल लिबर्टी और ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन से रिलेटेड था। तो इस तरीके से जो रिसेंट आपके डेवलपमेंट्स हैं, जो रिसेंट केसेस हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे तो यहाँ पर इंडिविजुअल केसेस को, इंडिविजुअल राइट्स को प्रेफरेंस दिया गया है, ना कि कम्युनिटी राइट्स को। यद्यपि हमेशा ऐसा कहना सही नहीं होगा, हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर कम्युनिटी राइट्स को महत्व दिया गया है, जैसे डिनायल ऑफ माइनिंग राइट्स टू इंडिविजुअल कंपनी इन नीलगिरी हिल्स ऑफ ओडिशा एंड प्रिवेलिंग राइट्स ऑफ द ग्राम सभा एंड द ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल राइट्स को इंश्योर किया, 2013 का केस है। नीलगिरी हिल्स में खुदाई और जो माइनिंग का काम था उसको रोक लगा दिया गया, कंपनी पर रोक लगा करके समुदाय को प्रेफरेंस दिया गया। इसी तरीके से चिपको मूवमेंट वाला जो डिसीजन है, जहां पर लोगों के समुदाय के लिए पेड़ों की रक्षा करने की बात कही गई। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन अगर हम रिसेंटली फेमस डिसीजंस देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कोर्ट जो है इंडिविजुअल फ्रीडम और इंडिविजुअल राइट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है बजाय कम्युनिटी राइट्स के। हालांकि इसमें एक आज का निर्णय है, आज के ही न्यूज में है, आप देखेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर एक कमेंट किया है, डिसीजन दिया है इनफैक्ट, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि एक्चुअली टू अदर कम्युनिटीज के कपल हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा क्योंकि आपके रिलीजन में प्री मैरिज इस तरीके की एक्टिविटीज अलाउड नहीं हैं और वो हराम या गलत मानी जा रही हैं, तो आप ये करने के लिए अलाउड नहीं हो सकते, तो इसलिए आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता। तो यहां पर पहली बार, मतलब हाल फिलहाल के समय में पहली बार देख रहे हैं जहां पर हाई कोर्ट रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, सामुदायिक रिलीजियस मान्यताओं और इंटरप्रिटेशंस के बेस पर प्रोटेक्शन देने से मना कर रहा है, कह रहा है कि ये एक सिस्टम सही नहीं है। हालांकि इस पर मेरे ख्याल से अपील होगी या जो भी होगा, लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए कि कम्युनिटी फीलिंग को ज्यादा महत्व दिया गया, इंडिविजुअल राइट को नहीं दिया गया। तो ये केस है, अगर इस पर कोई एडवर्स डिसीजन नहीं आता तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर पुट ऑन कर सकते हैं, ये आज के न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप अपना कंक्लूजन दीजिए। आपने ये बता दिया कि किस तरीके से इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, कम्युनिटी राइट्स को कम करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स कौन कौन से हैं, कम्युनिटी राइट्स कौन कौन से हैं। तो एक कंक्लूजन, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है कि हम इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कोर्ट ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो देखिए, अब हम देखिए इसको इस तरीके से कंक्लूड करिए, इंडियन डेमोक्रेसी इज इवॉल्विंग वाइब्रेंटली with time, with increasing awareness of citizens on their individual rights. Thus, the interpretation of the Constitution by the judiciary over the period ensures that individual rights are not subdued under the burden of religious or social pressure, and that nation trends to the path of liberal democracy. ठीक है, मतलब अब चूंकि समाज में अवेयरनेस आ गया है, लोगों को अधिकारों का पता है और लोकतांत्रिक, स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए लोगों के अधिकारों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो अगर ऐसा ना किया जाए कि समाज के और धार्मिक नियमों और कानूनों को लागू करवाने का बोझ उनकी इंडिविजुअल फ्रीडम के राइट के आधार पर दे दिया जाए, तो निश्चित तौर पर ये निजता का महत्व, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का महत्व आगे बढ़ करके हर विकसित समाज में आगे आता रहा है। इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? एक्सप्लेन हाउ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कैन एम्पावर पीपल। आसान सा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है और किस प्रकार से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोगों को सशक्त बना सकता है। देखिए, विकेंद्रीकरण को आसान भाषा में समझिएगा। देखिए, दो शब्द होंगे, एक होता है सेंट्रलाइजेशन
और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो जब सारे पावर्स एक तरफ आ रहे हों तो इस प्रक्रिया को हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, वहीं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन जब शक्तियों को केंद्र से दूर ले जाया जाता है तो वो विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, जब शक्तियां एक जगह पर केंद्रित हो जाएं तो वो केंद्रीकरण। तो जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है वो किस प्रकार से इसका रोल प्ले करता है, इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे समझिएगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब है कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट है। तो ये क्या हुआ? ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ। यानी कि सत्ता में भागीदारी और सत्ता की शक्तियों में भागीदारी निचले लेवल से शुरू हो, डिसीजन मेकिंग निचले लेवल से शुरू हो, जवाबदेही निचले लेवल से शुरू हो, नीति निर्माण निचले लेवल से शुरू हो। ये होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न यही सीधा सीधा पूछ रहा है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो आप बताइए। डिसेंट्रलाइजेशन इज यूज्ड एज अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दैट रिक्वायर्स वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड एम्पावरिंग एंड अपलिफ्टिंग द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ पीपल एंड पुअर्स। ठीक है, जो निचले लेवल से डेमोक्रेटिक संस्थाओं तक ले जाना, जनता के पास तक लोकतांत्रिक संस्थाओं को ले जाना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के क्या फीचर्स हो सकते हैं? पहली बात तो ये एम्पावरमेंट ऑफ लोकल पीपल करेगा, क्योंकि अगर पंचायत निर्माण हुआ है तो लोग राजनीतिक भागीदारी पंचायत लेवल से शुरू कर दिए ना, तो लोगों के पास नीति निर्माण की शक्ति, नीति मूल्यांकन की शक्ति और नीति क्रियान्वयन की जांच की शक्ति सारी आ जाएंगी। तो निश्चित तौर पर लोकल पीपल के पास शक्तियां आएंगी। ठीक है, दूसरा, इससे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंश्योर होगी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंश्योर होगी। प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र होगा, सहभागी लोकतंत्र होगा और पॉलिसी मेकिंग में भी लोकल लोगों की पहुंच होगी और अधिकार होगा। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या होंगे? मैंने आपसे पहले ही बोला, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट है। आप सिंपली देखिए, सबसे पहला फायदा क्या होगा? रेड टेपिज्म खत्म हो जाएगा प्रशासन में। मतलब जो काम को अननेसेसरी डिले कराया जाता है कि वहां से फाइल मुख्यालय गई, मुख्यालय में लटकी हुई है, ऐसा नहीं। आपका सारा कुछ डिसेंट्रलाइज हो रहा है, वहीं पर आपके सारे डिसीजंस हो जाएंगे। तो रेड टेपिज्म यानी अननेसेसरी डिले नहीं होगा। जनता और सरकार के बीच में सीधा संबंध होगा और संबंध के कारण समस्याओं का सही आकलन और सही जानकारी सरकार को होगी, जिसे वो हल कर सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ नेशनल पॉलिसीज लोकल एरिया में सीधे सीधे पहुंचाई जा सकेंगी और वहां से फीडबैक के माध्यम से पॉलिसीज में रिफॉर्म किया जा सकता है। ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल, रिलीजियस और एथनिक ट्राइबल ग्रुप्स का होगा, सब में नीति निर्माण में, नीति क्रियान्वयन में। लोकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप करेंगे और मैनेजरियल और टेक्निकल स्किल्स लोकल लोगों में डेवलप होगा। तो इस तरीके से कई सारे फायदे हैं जो आप अगर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो उसके होंगे। ठीक है, इसके बाद कंक्लूड कर दीजिए कि जो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस है वो लोगों के लिए बहुत अच्छी है। वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा ही डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी में है। ठीक है, ये लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है गवर्नमेंट के बारे में, based on right of people initiative and executive policy decisions in the autonomous manner। जितना ज्यादा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होगा उतना अच्छी डेमोक्रेसी वर्क करेगी, उतना रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उतना बेहतर पॉलिसीज होंगी, क्योंकि पॉलिसीज लोकल नीड्स को समझते हुए लोकल अकाउंटेबिलिटी के साथ मेंटेन की जाएंगी। तो इस तरीके से आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को कवर अप कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं समझानी है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप इसको देखिए और ये दोनों क्वेश्चंस कल तक करके हमें सबमिट करने का प्रयास कीजिए। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप निश्चित तौर पर हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।